हेलो फ्रेंड्स। तो एफ.वाई बीकॉम के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक और टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुअल रियलाइजेशन एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, जिसकी दो मेथड्स हैं, वो मेथड भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल के बेस में इसको अच्छी तरह से समझेंगे। कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, इसकी अकाउंटिंग पे ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि एग्जाम के एक दिन पहले जो हम एमसीक्यू का लाइव डिस्कशन करते हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। तो जब भी पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप एंड आ जाती है या कोई एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है या पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, वहां पे क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन किया जाता है। जो भी असेट्स हैं उनको बेच दिया जाता है और जो भी लाइबिलिटीज हैं उनको पे करने के बाद जो भी पैसा बचता है वो पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाता है। इन केस अगर कोई पैसा नहीं बच रहा है, मतलब लॉस आ रहा है, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स बांट लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जब भी डिसोल्यूशन के सम्स करते थे, जब भी डिसोल्यूशन का एग्जांपल्स कर रहे थे, वहां पे क्या आ रहा था कि हमेशा एक ही पर्टिकुलर तारीख को सारी के सारी असेट बिक जाती थी और उसी तारीख को सारी की सारी लाइबिलिटीज भी हम चुका देते थे और जो भी लॉस या प्रॉफिट होता था उसको हम बांट लेते थे। बट इन रियलिटी इस तरह से कभी भी नहीं होता है। जो असेट्स है वो एक दिन में सारी की सारी नहीं बिकती, वो धीरे धीरे करके मतलब ग्रेजुअली बिकती है। और जो भी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है वो भी आप धीरे धीरे करोगे। तो यहाँ से नाम आया ग्रेजुअल रियलाइजेशन, मतलब धीरे धीरे रियलाइजेशन करना असेट्स का। एंड जो पैसा है उसको पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब पीसीस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ से आया हमारा कंसेप्ट ग्रेजुअल रियलाइजेशन एंड पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। मतलब जैसे जैसे पैसा आता जाएगा वैसे वैसे आप पैसा चुकाते जाओगे और जो कुछ बचा उसको भी आप पार्टनर्स के बीच बांट लोगे, या लॉस होगा तो लॉस को भी आप बांट लोगे। बट यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि पैसा धीरे धीरे आएगा तो पहले किसको चुकाए बाद में किसको चुकाए, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में हमने एक ऑर्डर डिसाइड किया है कि इस ऑर्डर में आपको पैसा चुकाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, एंड सो ऑन। तो सबसे पहला आपके पास जो भी पैसा अवेलेबल है उसमें से, या जो भी पैसा आने वाला है उसमें से आपको सबसे पहले प्रोवाइड करना है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो जो भी रियलाइजेशन में एक्सपेंस होने वाला है उसके लिए आपको पहले से प्रोवाइड करना है और उस पैसे को साइड में रख देना है। उसके बाद की बात करें, फिर यहाँ पे बारी आती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की, मतलब गवर्नमेंट के ड्यूज, टैक्सेस, जीएसटी, इनकम टैक्स और इस तरह के जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस, इस तरह के जो भी टैक्सेस और ड्यूज हैं जिन्हें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कहा जाता है, उनकी बारी आएगी। उसके बाद बारी आती है क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, दूसरे हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले समझते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब क्या है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब ऐसे क्रेडिटर्स जिनको आपने सिक्योरिटी के रूप में कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब आपकी कोई असेट उनकी लाइबिलिटी के सामने चार्ज दे। मतलब आप अगर फेल करोगे तो जो भी क्रेडिटर है उसका एक राइट बनता है वो पर्टिकुलर असेट जो आपके ओनरशिप में है उसको बेच के पैसा रिकवर वो कर ले। तो यहाँ पे कुछ क्रेडिटर्स ऐसे होंगे जिसे सिक्योर्ड कहेंगे, जिनको स्पेसिफिकली कुछ असेट चार्ज में दी गई होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है और उस ओवरड्राफ्ट के सामने आपने स्टॉक को चार्ज किया था, स्टॉक को हाइपोथिकेशन करवाया था। अब यहाँ पे जो भी स्टॉक बिकेगा उसमें से जो भी पैसा आएगा उस पर पहला हक किसका आएगा, जो बैंक ओवरड्राफ्ट देने वाली बैंक है उसका आएगा। तो उस पर्टिकुलर असेट के रियलाइजेशन के लिए उन्हें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स माना जाएगा। बाकी के असेट के रियलाइजेशन के लिए उन्हें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहा जाएगा। मतलब जिस लाइबिलिटी के सामने कोई भी असेट चार्ज नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, उन्हें हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मानेंगे और उनको भी पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे पार्टनर्स की वाइफ की लोन, पार्टनर के रिलेटिव की लोन, या इस तरह की जो भी लाइबिलिटीज होंगी, या क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, या इस तरह के जो भी क्रेडिटर्स होंगे उन सभी को यहाँ पे चुकाया जाएगा एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अगर स्पेसिफिकली कोई चार्ज या मॉर्गेज नहीं है तो। उसके बाद बारी आती है पार्टनर्स की लोन की। अगर पार्टनर्स की कोई लोन है तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इनको चुकाने के बाद पार्टनर्स की लोन को चुकाया जाएगा। और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के टूवर्ड्स पैसा दिया जाएगा।
तो यहाँ पे हमने 5 कैटेगरी पढ़ी। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद पार्टनर्स की लोन एंड में हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल के टुवर्ड्स पेमेंट करेंगे। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कैश है, ये हमेशा हमको याद रखना है। यहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यूज आपको पूछ सकते हैं, या साथ ही साथ आप जब भी एग्जाम्पल करोगे, सॉल्यूशन करोगे, वहाँ पे भी आपको ये ऑर्डर काम आने वाला है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई, तो जैसे जैसे कैश आता जाएगा आप यूटिलाइजेशन का जो हमारा ऑर्डर था उस हिसाब से पैसा चुकाते जाओगे। अब जब पार्टनर्स की बारी आएगी वहां पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका कैपिटल का रेशियो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल है तो वहां पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। सिंपल जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें आप पैसा बांट दो, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो रेशियो है वो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है। तो जो भी आपका अल्टीमेटली लॉस बचने वाला है वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा बिटवीन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत कहाँ आती है जहां पे कैपिटल का रेशियो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे को दो मेथड लगानी पड़ेगी। फर्स्ट इज सरप्लस कैपिटल मेथड एंड सेकेंड इज मैक्सिमम लॉस मेथड। तो एक एक करके इन मेथड्स को समझते हैं। सबसे पहली मेथड आती है सरप्लस कैपिटल मेथड, या फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, या फिर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। अब यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब ये मेथड परफेक्टली अप्लाई होगी। फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो के इक्वल नहीं है, एंड दूसरी कंडीशन सारे के सारे पार्टनर जो हैं वो सॉल्वेंट है। अब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप सरप्लस कैपिटल मेथड लगा पाओगे। अब इस मेथड को अप्लाई करने के स्टेप्स क्या हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। तो एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालोगे, तो एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए आपको जो भी रिजर्व्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल और जो भी लॉसेस है डिस्ट्रीब्यूटेबल उनको बांट देना है। उसके बाद आपको कैपिटल का बैलेंस निकाल लेना है। उसको आपको डिवाइड करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस पार्टनर का है उसकी कैपिटल को उससे डिवाइड कर दो। अब जो भी हमारा आंसर आया उसमें से एक बेस कैपिटल लेना है। किसको लेना है, जो सबसे छोटा, तीनों में से, चारों में से, दोनों में से जो भी सबसे छोटा अमाउंट आ रहा है, स्मॉलेस्ट क्वेश्चन, उसको आपको बेस कैपिटल मान लेना है। उसके आगे के स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे बेस कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब जो भी आपका एडजस्टेड कैपिटल था उसमें से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा सरप्लस कैपिटल। अगर एक से ज्यादा पार्टनर्स का सरप्लस कैपिटल आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। मतलब ये स्टेप को फिर से रिपीट करके आपको एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल निकालना है और आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। और इस ऑर्डर में आप एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल एंड रिलेटिव सरप्लस कैपिटल को बांट दोगे तो बाद में जो भी बैलेंस बचेगा वो बच जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और आप सिंपली जो भी पैसा आ रहा है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो और आपको मिल जाएगा आंसर रियलाइजेशन का लॉस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से इस मेथड को अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस दिए हुए हैं, 72,000 अमित का, अमन का 50,000 एंड अनवर का 20,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 एंड यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं, हम मानेंगे कि सारे के सारे पार्टनर सॉल्वेंट है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो और हमारा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो सेम नहीं है, तो हमको सरप्लस कैपिटल मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमको कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो हम इसको ही एडजस्टेड कैपिटल मान लेंगे। अब यहाँ पे हमने तीनों की कैपिटल लिख दी, उसको डिवाइड करेंगे 3:1 से तो हमें आंसर मिलेगा 28,000, 29,000 एंड 24,000। अब तीनों में से जो सबसे छोटा है उसको हम मानेंगे बेस कैपिटल, तो सबसे छोटा 24,000 उसको बेस कैपिटल मान लिया। अब बेस कैपिटल को हमको मल्टीप्लाई करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो 24,000 इंटू 3 72,000, 24,000 into 2 48,000 एंड 24,000 into 1 24,000। तो ये हमारे पास आ गया प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एंड अब हमको एडजस्टेड कैपिटल में से डिडक्ट करना है, तो 84,000 माइनस 72,000 ये आया 12,000, 58,000 माइनस 48,000 10,000 आया एंड 24,000 माइनस 24,000 ये आया। अब यहाँ पे हमको एक से ज्यादा पार्टनर्स के लिए हमको सरप्लस कैपिटल मिल रहा है, तो यहाँ पे हमको रिपीट करना पड़ेगा प्रोसीजर को। तो फिर से क्या करेंगे, इसको ये जो सरप्लस कैपिटल आया उसको डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 3 एंड
10,000 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें आंसर मिलेगा 4,000 एंड 5,000। दोनों में से जो छोटा उसको बेस कैपिटल मान लो, तो 4,000 बेस कैपिटल मान लिया। फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12,000 एंड 4 2 जा 8,000। यहाँ पे सरप्लस कैपिटल निकालोगे तो 12,000 माइनस 12,000 0 एंड 10,000 माइनस 8,000 2,000। तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल एंड ये है हमारा सरप्लस कैपिटल। तो सबसे पहले जो पैसा आएगा उसको इनको बांटेंगे, पार्टनर अमन को, उसके बाद इन दोनों को बांटेंगे, बाद में जो आपका पैसा बचेगा उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सरप्लस कैपिटल मेथड के हिसाब से किस तरह से प्रॉफिट को बांटा जाए और किस तरह से रियलाइजेशन के लॉस या प्रॉफिट को निकाला जाए। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड। अब यहाँ पे अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है या फिर इंसॉल्वेंट हो सकते हैं तभी इस मेथड को अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं कि जो भी इंस्टॉलमेंट आया है वो आखिरी इंस्टॉलमेंट है और इसके बाद कोई भी इंस्टॉलमेंट आने वाला नहीं है। मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट आया है उसको मान लो और वहां पे आपको लॉस निकाल लेना है या प्रॉफिट निकाल लेना है और उसको बांट देना है अमोंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और बाकी का कैश डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और यहाँ पे दूसरी चीज ऐसी आएगी कि हमने देखा था कि कोई भी एक पार्टनर या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। तो जैसे ही किसी पार्टनर की डेफिशिएंसी आ रही है तो उस डेफिशिएंसी को बाकी के पार्टनर्स उनके कैपिटल के रेशियो में बांट लेंगे। ये गार्नर वर्सेस मुरे एक रूल आया था, जो एक केस हुआ था जिसमें ऐसा ही हुआ था कि एक जो पार्टनर था वो इंसॉल्वेंट हो गया था और उसका डेफिशिएंसी आ गया था। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो भी पार्टनर है जिसका डेफिशिएंसी आ रहा है तो बाकी के पार्टनर्स को उस लॉस को बांट लेना पड़ेगा इन देयर कैपिटल रेशियो। तो सेम मेथड को या सेम रूल को अप्लाई करते हुए यहाँ पे भी जिस भी पार्टनर का डेफिशिएंसी आएगा उसकी डेफिशिएंसी को बाकी के पार्टनर्स उनके कैपिटल के रेशियो में बांट लेंगे। तो इस तरह से ये मेथड अप्लाई होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल के बेस पे समझते हैं कि किस तरह से मैक्सिमम लॉस मेथड को अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई एंड जेड जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 एंड कैपिटल का बैलेंस है एक्स का 1 लाख, वाई का 50,000 एंड जेड का 1 लाख। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो और कैपिटल का रेशियो सेम नहीं है। और यहाँ पे हम लोग ऐसा भी अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो सकता है, तो हम मैक्सिमम लॉस मेथड अप्लाई करेंगे। और देखो दो बार में पैसा आया, 1 जनवरी को आया 70,000 एंड बाद में आया 90,000। अब यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम लॉस मेथड को अज्यूम कर रहे हैं, तो किस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कैपिटल का बैलेंस। तो आपने एक्स वाई एंड जेड का लिख दिया, 1,50,000 एंड 1 लाख, टोटल भी कर दिया। अब आपको जब 1 जनवरी को पैसा मिला तब आप क्या अज्यूम कर रहे हो कि इसके बाद कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला। तो सिंपल आपको क्या करना है, टोटल पेएबल है 2,50,000 माइनस 70,000, आपका लॉस जो है 1,80,000 आ रहा है। अब इस लॉस को बांट दो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, 1,80,000 को आप डिवाइड करोगे 3:2:1 में तो आपको मिलेगा 90,000, 60,000 एंड 30,000। मतलब आपको 90,000 का लॉस एक्स को इंकर करना है, वाई को 60,000 का, जेड को 30,000 का। अब यहाँ पे हम डिडक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे कैपिटल बैलेंस है एक्स का 1 लाख और 90,000 का उसका लॉस हो गया, मतलब 10,000 उसका बैलेंस बचेगा, उसको पैसा चुकाया जाएगा। वाई की बात करें तो वाई का बैलेंस है 50,000 एंड उसको लेस इनकर हो रहा है 60,000 का, तो यहाँ पे उसको डेफिशिएंसी आ गई 10,000 की माइनस 10,000 एंड 1 लाख माइनस 30,000, इसको 70,000 मिलने वाला है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि गार्नर वर्सेस मोरे रूल के हिसाब से आपको जिस भी पार्टनर की डेफिशिएंसी आ रही है तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं, जो सोल्वेंट पार्टनर्स हैं, वो इनसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को उनके कैपिटल के रेशियो में बांट लेंगे। तो यहाँ पे 10,000 की डेफिशिएंसी को एक्स एंड जेड उनके कैपिटल का रेशियो जो सेम है 1:1 उसमें बांट लेंगे। तो यहाँ पे 10,000 यहाँ पे आ जाएगा और 5,000 ये लोग बेयर करेंगे। 10,000 माइनस 5,000 मतलब 5,000, 10 माइनस 10 0 एंड 70 माइनस 5 65,000। तो जो 70,000 है वो इस तरह से बांटेंगे। अब ये पैसा बांट दिया हमने, तो ओपनिंग बैलेंस कितना था 250 माइनस 70, कितना बैलेंस बचा 180, 1 लाख माइनस 5 95,000, 50,000 माइनस 0 50,000, 1 लाख माइनस 65,000 35,000। अब फिर से जब 1 फरवरी का पैसा आया हमने फिर से माइनस किया, कितना बैलेंस बच रहा है 90,000 में करने के बाद लॉस हो रहा है 90,000 का।
90,000 को 3:2:1 में डिवाइड करेंगे, 45, 30 एंड 15, ये लॉस हो गया। अब किसी की भी डेफिशिएंसी नहीं आ रही है तो क्या करोगे, सिंपल पैसा बांट दोगे, कैश डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और जो भी लॉस है वो आपको 90 का लॉस हो रहा है, 90,000 का, जो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना था। तो अल्टीमेटली आप चेक करोगे तो आपका जो भी लॉस आ रहा है वो ऑटोमेटिकली बटाई होगा 3:2:1 में। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक मेथड रिपीटेटिवली फॉलो करनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, किस तरह से ग्रेजुअल रियलाइजेशन एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स किए जाते हैं, किस तरह से ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कैश किया जाता है, एंड गार्नर वर्सेस मुरे रूल को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। अगर इस तरह के और वीडियोस आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने अगर जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि एग्जाम के एक दिन पहले जो एमसीक्यू का रिवीजन करते हैं उसकी अपडेट आपको मिलते रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.